सबसे पहले आपको बताएं कि जेआईटी के इल्जामात पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। जवाब में कहा गया है कि एफबीआर और नैब का जेआईटी के इल्जामात से इनकार सामने आया है। जेआईटी में शामिल नैब के रुकन को नैब की तरफ से शो कॉज जेआईटी में शमूलियत से पहले दिया गया, ये भी जवाब में बताया गया है। मजीद तफसीलात मालूम करते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। सिद्दीकी साहब, कहिएगा, अटॉर्नी जनरल ने इदारों की तरफ से जो जवाब जमा कराया है उसमें क्या मौक़िफ़ है? जी, उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तमाम इदारों ने जो जेआईटी के इल्जामात है उनसे उनकी तरदीद की है और नैब ने कहा कि जो शो कॉज नोटिस का मामला है नईम मंगी को, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब केस के अंदर इसका जो है फैसला दिया था और उसके बाद यहाँ 77 मजीद अफराद को शो कॉज नोटिस जारी किया। उनमें नईम मंगी साहब को भी उसी सिलसिले में किया गया और ये अदालती हुक्म की रोशनी में नैब के 77 दीगर अफराद को जेआईटी की तश्कील से पहले नोटिस हुए थे। इसी तरह से एफबीआर ने अपने जो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दाखिल किया उसमें एफबीआर के हवाले से कहा गया है कि एफबीआर ने भी जेआईटी के तमाम इल्जामात से इनकार किया है, उनकी तरदीद की है और ये कहा है कि जेआईटी ने पहली मरतबा 8 मई को रिकॉर्ड के लिए राब्ता किया था एफबीआर से, फिर 25 मई को, 29 मई को और 8 जून को राब्ता किया और ये तमाम जिसमें मुतअद्दिद अफराद के हवाले से पिछले 40 साल का रिकॉर्ड मांगा गया था जो कि बर वक्त जो है उनको फराहम कर दिया गया था। इसी तरह से जो एसईसीपी के ऊपर इल्जामात थे कि उन्होंने रिकॉर्ड टेम्पर किया, तो उसमें चेयरमैन एसईसीपी की तरफ से ये कहा गया है कि ये 2013 का मामला है जो कि यूकेसीए से जो है वो वेरीफाई हो सकता है और जब का ये मामला है उस वक्त उनकी अपॉइंटमेंट भी नहीं हुई थी और इसी तरह से जो टेम्परिंग के इल्जामात हैं उनको भी तरदीद की गई है। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है उसका ये कहना था कि ये इनको जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से जो जब ये दरखास्त मिली तो ये वाज़े तौर पर नैब जो जेआईटी के अरकान है उनको इस बात का इल्म है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत दफ्तर खारजा से और वजारत दाखिला से इसकी मंजूरी के बाद ये खत लिखा जाता है और ये 3 दिन के अंदर खत जो है इसके ऊपर कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। अच्छा सिद्दीकी साहब, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी ये तमाम इल्जामात के बिला रसूल को धमकाने के हवाले से उनकी भी तरदीद की। अच्छा सिद्दीकी साहब, इसकी भी वजाहत कीजिएगा कि आज समाअत में टेलीफोन टैपिंग का भी कुछ जिक्र हुआ है, ये क्या मामला है? जी, इस हवाले से जो जेआईटी है इसने इल्जाम आयद किया था प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर गवाहान को बुला करके उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद जेआईटी को मैनूवर करके जेआईटी के पास तफ्तीश के लिए भिजवाया जाता है और इसमें यह कहा गया था जेआईटी की तरफ से कि टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक जो है ये तमाम बातें उन्होंने की हैं। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर हाउस ने यह जवाब दिया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के हवाले से इंस्ट्रक्शंस तो उन्होंने ये कहा है कि इसके लिए उनको एक तो शवाहिद देने होंगे गवाहों को धमकाने के हवाले से, लेकिन जब जेआईटी ने ये कहा है कि टेक्निकल एनालिसिस, तो इसका मतलब है कि ये फोन टैपिंग की गई है, मॉनिटरिंग की गई है और जो है गवाहान के पीछे जासूसी की जाती है। तो इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर हाउस का कहना है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है। जी अच्छा, एक और चीज, जैसे पहले आप बात कर रहे थे, अगर नैब के रुकन को शो कॉज नोटिस जारी हो चुका था जेआईटी तश्कील से पहले, तो जब नैब ने अपने बेहतरीन अफसरान के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई तो मंगी साहब का नाम उसमें क्यों डाला गया? इसकी कोई वजाहत दी है नैब ने? नहीं, इस तरह की कोई वजाहत तो नहीं है क्योंकि नैब के अरकान के हवाले से भी जो मौक़िफ़ है इसमें अगर आप देखें तो वो व्हाट्सएप कॉल की तरफ अगर आप वापस जाएं तो वहां पर भी एक जो है बात ये कही जाती रही है कि ये नाम भी व्हाट्सएप कॉल के जरिए ही डाला गया था। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी, हमें अपडेट कर रहे थे। जेआईटी के इल्जामात पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। इसी से जुड़ी अहम खबर यह कि जेआईटी खतर आई तो खत की एक एक बात की तस्दीक करूंगा। कतरी शहजादे की कारोबारी ताल्लुकात की तफसील फराहम करने की यकीन दहानी सामने आई है। जेआईटी को दोहा जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। कतरी शहजादा हमद बिन जासिम शरीफ फैमिली के साथ कारोबारी ताल्लुकात पर हर्फ ब हर्फ कायम है। जेआईटी के दोहा आने पर शरीफ फैमिली के साथ कारोबारी तफसीलात फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई है हमद बिन जासिम ने, जबकि जंग के सीनियर सहाफ़ी साले जाफिर की रिपोर्ट के मुताबिक कतरी शहजादे को मामले को गैर जिम्मेदाराना तौर पर उछालने का दुख है। हाउस पर कायम हूँ,
JIT कतर आई तो खत की एक एक बात की तस्दीक करूंगा। कतरी शहजादा हम्माद बिन जासिम ने शरीफ खानदान के साथ कारोबारी ताल्लुकात की तफसील फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। जंग के सीनियर सहाफ़ी सौले जाफर की रिपोर्ट के मुताबिक कतरी शहजादा JIT के दोहा आने पर शरीफ फैमिली के साथ कारोबारी तफसीलात फराहम कर देगा। दूसरी जानिब कतरी शहजादे को मामलात को गैर जिम्मेदाराना तौर पर उछालने का दुख है। कहते हैं वो पाकिस्तान के शहरी नहीं, इसलिए पाकिस्तान आकर किसी तहकीकाती टीम के रूबरू पेश होने के पाबंद नहीं। प्रिंस हम्माद का कहना है कि उनका खानदान छान फटक कर कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुक इस्तवार करता है। मियां शरीफ के कारोबार को पाकिस्तान में तबाह और बर्बाद किया गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। कारोबारी अखलाकियात हैं कि पार्टनर की रजामंदी के बगैर बिजनेस तफसीलात नहीं बताते। नवाज शरीफ ने उसी उसूल पर कौमी असेंबली में कारोबारी ताल्लुक का हवाला नहीं दिया। बाद में उन्होंने बाहमी रजामंदी से नवाज शरीफ को तफसीलात बताने का कहा। उधर JIT को दोहा जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। और आपको ये भी बताएं कि कतरी शहजादे हम्माद बिन जासिम ने कहा है कि अगर पनामा केस की तहकीकात करने वाली JIT कतर आई तो वो शरीफ खानदान को लिखे गए खत के तमाम मंदरजात की तस्दीक के लिए तैयार है। कतरी शहजादे की तरफ से लिखे गए खत और उनकी JIT के सामने बयान रिकॉर्ड कराने के बारे में मुख्तलिफ सियासतदान माजी में क्या कहते रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। पनामा केस में जिस फर्द को सबसे ज्यादा शोहरत मिली वो है कतरी शहजादा। ये कतरी शहजादे हम्माद बिन जासिम कतर के साबिक वजीर खारजा और साबिक वजीर आजम भी हैं और इनके शरीफ खानदान से गहरे रवाबित और कारोबारी मरासिम हैं। इन कारोबारी मरासिम का एतराफ़ तो खुद अपोजिशन के अहम रहनुमा एतजाज अहसन भी कर चुके हैं। कतरी खानदान के साथ इनके अपने जाती ताल्लुकात, कारोबारी ताल्लुकात हैं, कारोबारी। अब कतरी शहजादे की तरफ से JIT को कतर में आकर बयान रिकॉर्ड करने की पेशकश ने अपोजिशन को एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि माजी करीब में ही अपोजिशन कतरी खत पर सवालात उठा चुकी है। इमरान खान ने इस खत को फ्रॉड करार दिया। कतरी का लेटर एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, फ्रॉड किया, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला गया। कोई इन्होंने JIT को नई चीजें फराहम नहीं की, कोई सबूत नहीं दिए और लगता ये है कि जो उनका एक ही डिफेंस था कतरी का खत, वो क्योंकि कतरी नहीं आ रहा तो वो जब खत्म हुआ तो इनके पास और कोई चीज नहीं बताने के लिए कि कैसे पैसे यहां से गए लंदन के महलात लेने के लिए। शेख रशीद ने खत को बोगस करार दिया। कतरी खत बोगस है। ये परचेज जो मिलें इन्होंने बेची और जो अदायगियां की वो अदायगियां ज्यादा हैं, मिलों की कीमत कम है। ये पैसे कहां से लाए, कहां लेकर गए और कैसे गए, इसका कोई सबूत नहीं दे सके। एतजाज अहसन ने कारोबारी मरासिम का तो एतराफ किया, लेकिन खत को जाली करार दिया। कतरी शहजादे का ताल्लुक है, वो तो एक फैब्रिकेटेड सा लेटर लगता है इस हवाले से कि दस्तखत तो चाहे उसी ने किए होंगे उस पर, लेकिन अरबों की ज़बान नहीं है जिसमें वो लिखा है। अरब जिस तरह जो इस्तिलाहात इस्तेमाल अक्सर करते हैं वो उनके मुताबिक नहीं है, ये उसको दिया गया है और उसने दस्तखत किए हैं। और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह तो वाकिफ ही नहीं थे। ये तो हमने सुना ही नहीं कि ये कहीं भी नहीं आया कि जो कतर का शहजादा 74 के जो दुबई में स्टील मिल लगी उसमें पार्टनरशिप था। अब इस डॉक्यूमेंट ने मैं समझता हूँ शकूक और शुबहात को और बढ़ा दिया। लेकिन अब हम्माद बिन जासिम की जानिब से JIT को कतर में बयान देने और खत के मुंदरजात की तस्दीक करने के ऐलान ने अपोजिशन को बैकफुट पर धकेल दिया है। मियां नवाज शरीफ ने JIT को जवाबात दिए कि बैरून मुल्क कारोबार या जायदाद से ताल्लुक नहीं, 1985 से खानदानी कारोबार से अलग हो गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम ने मुबैना तौर पर JIT से कहा कि ऐसे सवालात मुल्की कानून के तहत भी नहीं पूछे जा सकते। उन्होंने कहा कि अगर टीम के पास उनके दौरे हुक्मरानी के दौरान करप्शन, किकबैक्स और कमीशन वगैरह के हवाले से सवालात हैं तो वो उनका जवाब दे सकते हैं। जराए का कहना है कि नवाज शरीफ से ज्यादातर सवालात टीम के सरबराह ने पूछे। वजीर आजम को मुख्तलिफ कमरे में बिठाया गया।
टाइम्स के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुश्तरका तहकीकाती टीम को बताया कि खलीजी ममालिक के कारोबार, लंदन की जायदादों या ऑफशोर कंपनियों से उनका कोई मफाद वाबस्ता नहीं, न ही वो उनके मालिक हैं। वो इस तरह के कारोबार और प्रॉपर्टीज के उसूल के लिए किसी भी तरह के लेन देन में मुलव्विस नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने JIT को बताया कि 1985 से वो उनमें से किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को मुकम्मल तौर पर सियासत के लिए वक्फ कर दिया था। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम और तफ्तीशकारों के दरमियान शाइस्ता और बड़े एहतराम के साथ बातचीत हुई और पेशावराना रवैया अख्तियार किया गया। ज्यादातर सवालात JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने पूछे। वजीर आजम को तफ्तीश के लिए उस कमरे में नहीं बिठाया गया जहां दीगर गवाहान को बिठाया गया था और जहां से हुसैन नवाज की तस्वीर लीक हुई थी। ज़राए के मुताबिक JIT ने अपनी ज्यादातर तवज्जो शरीफ खानदान के दुबई के कारोबार पर मरकूज रखी और उस खुसूसी इशू पर तकरीबन 1.5 घंटे तक सवालात किए। वजीर आजम ने मुबैना तौर पर JIT को बताया वो खानदान के उस कारोबार पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं जो 44-45 साल कबल उनके ज़माने तालिब इल्मी के दौरान कायम किया गया था। वजीर आजम ने JIT को बताया कि खानदान के दहाइयों कबल शुरू किए गए कारोबार पर तवज्जो मरकूज करके वो अपना और कौम का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने JIT को बताया कि ऐसे सवालात मुल्की कानून के तहत भी नहीं पूछे जा सकते। उन्होंने कहा कि अगर टीम के पास उनके दौरे हुक्मरानी के दौरान करप्शन, किकबैक्स और कमीशन वगैरह के हवाले से सवालात हैं तो उनका जवाब दे सकते हैं। ज़राए का कहना है कि वजीर आजम ने अपना तहरीरी बयान पढ़कर सुनाया कि उनके असासों की मुकम्मल अक्कासी इनकम टैक्स गोशवारों और असासों के गोशवारों में मौजूद है। वो अपने वालिद की कायम करदा एक या एक से ज्यादा कंपनियों के शेयर होल्डर या डायरेक्टर थे, लेकिन गुज़िश्ता 3 दहाइयों से वो उनमें से किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं हैं। वजीर आजम ने JIT को अपनी टैक्स दस्तावेजात दी और इसरार किया कि टैक्स रिटर्न्स में मौजूद जो चीजें बताई गई हैं उससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं। वजीर आजम ने बताया कि उनके पास गल्फ स्टील मिल्स, अल एजाजिया स्टील, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, हिल मेटल्स, पार्कलैंड, लंदन फ्लैट्स या किसी दूसरी गैर मुल्की कंपनी बशमूल नेल्सन और नेस्कोल के साथ कोई मफाद वाबस्ता नहीं है और ना ही वो उनके मालिक हैं। जबकि JIT में पेशी के मौके पर हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने के मामले पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना रद्द अमल दिया है। SECP ने कहा है कि हुसैन नवाज की तस्वीर लीक करने में उनका कोई मुलाजिम मुलव्वस नहीं है, ना ही SECP को JIT की तरफ से कोई शिकायत मौसूल हुई। SECP के किसी ऑफिसर को JIT से वापस नहीं भेजा गया। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं कि अगर वो नवाज शरीफ की जगह होते तो बतौर वजीर आजम JIT के सामने न जाते। खुर्शीद शाह ने कहा कि उन्हें पता है कि कठपुतलियों का नाच कौन नचा रहा है और कौन नाच रहा है। उनका मजीद कहना था कि मियां साहब भी बहुत अच्छी तरह कठपुतलियों के नाच को जानते हैं। वजीर आजम ने JIT में पेशी के बाद लिखी हुई तकरीर पढ़ी, इससे लगता है कि उनके पास सच्चाई नहीं है। खुर्शीद शाह ने यह भी कहा कि मियां साहब बाज़ औक़ात किसी को भोला बनाने के लिए भी भोला बन जाते हैं। देखिए, मैं नवाज शरीफ की जगह होता वज़ीर आज़म तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये होती कि जिस इन्वेस्टिगेशन के सामने मैं जा रहा था, जो JIT है उधर एज ए प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं जाता। मैं आम शहरी के सूरत में जाता और अपना केस प्लीड करता। तो जहाँ तक कठपुतलियों का नाच है, वो मुझे पता है कि कठपुतलियों के नाच में कौन नाच रहा है और कौन नचा रहा है। वो तो मियां साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, उसको पता है। बात यह है कि अगर उसने नहीं किया तो मियां साहब तुम कौम से मुखातिब क्यों हुए? अगर तुमने नहीं कुछ किया तो तू नेशनल असम्बली के अंदर क्यों पेश हुआ और अपनी वजाहतें दी और रिकॉर्ड पे बातें हैं? तो ये मियां साहब बादशाह आदमी है, भोले आदमी है, भोले आदमी। बल्कि इनका ये जो भोलापन है, क्या ये खुद को बचाने के लिए भोलापन कर रहे हैं या हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, कौम को? नहीं, अभी कभी कभी भोला बन जाते हैं किसी और को भोला बनाने के लिए।
और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक रोजा दौरे पर पेशावर पहुंच गए हैं। पीपल्स पार्टी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबरान बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो डिविजनल और जिलाई सदूर ओहदेदारान और वर्कर्स से खिताब करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कैसर खान ने ज्वाइन किया है। कैसर, कहिएगा, पेशावर में पार्टी को मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी? जी बिल्कुल, पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त पेशावर पहुंच चुके हैं और उनकी इस्तकबाल के लिए हमायून खान, फैसल करीम कुंडी, अरबाब अलमगीर, निगत औरंगज़ई और दीगर पार्टी ओहदेदारान जो थे वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ जो शेड्यूल जारी किया गया है पार्टी की जानिब से, उसके मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी जो है आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरात से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा सूबाई काबीना का इजलास होगा जिसकी वो सदारत करेंगे। इसके अलावा फेडरल कैबिनेट काउंसिल के मेंबर और MPs भी उनसे मुलाकात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल जेल से कैदियों के फरार का मामला है और मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। फरार मुलजिमान ने जज के चैम्बर में काफी वक्त गुजारा। CTD हुकाम ये बताते हैं खतरनाक मुलजिम शेख मोहम्मद मुमताज ने जज के चैम्बर से मुल्हिक बाथरूम में शेव किया। सरबरा CTD का यह भी बताना है। सरबरा CTD सनाउल्लाह अब्बासी ने यह भी बताया कि बाथरूम में मुलजिम के शेव का सामान और बाल मिले। जेल की बुलंद तरीन दीवार से मुलजिमान का फरार मुमकिन ही नहीं। मुलजिमान जेल के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के गेट से फरार हुए, यह भी बताना था उनका। कराची सेंट्रल जेल से 2 खतरनाक कैदियों के फरार की सनसनीखेज कहानी में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। कानून की आंख में धूल झोंकने के इस वाक़े ने जेल सिक्योरिटी का पोल खोल दिया। CTD हुकाम के मुताबिक फरार होने से पहले मुलजिमान ने जज के चैम्बर में काफी वक्त गुजारा। सरबराह CTD सनाउल्लाह अब्बासी का कहना है कि खतरनाक मुलजिम शेख मोहम्मद मुमताज ने जज के चैम्बर से मुल्हिक बाथरूम में शेव बनाई। बाथरूम में मुलजिम के शेव का सामान और बाल मिले हैं। वाक़े के बाद हासिल की गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि बाथरूम के बेसन और फर्श पर जगह जगह बाल बिखरे हैं। कैबिनेट पर मुख्तलिफ औजार जैसे प्लास और एक अदद रुमाल रखा है। सरबराह CTD के मुताबिक सेंट्रल जेल की बुलंद तरीन दीवार से मुलजिमान का फरार होना मुमकिन ही नहीं। मुलजिमान जेल के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के गेट से फरार हुए। तस्वीर में कटी हुई जालियां और सलाखें भी देखी जा सकती हैं। सरबराह CTD ने सवाल उठाया है कि जब अदालत में छुट्टी थी तो मुलजिमान को कॉम्प्लेक्स क्यों लाया गया। और इसी से मुतल्लिक आपको बताएं पेशरफ्त हुई है और सेंट्रल जेल से फरार होने वाले 2 कैदियों की तफ्तीश में पेशरफ्त से मुतल्लिक ये पता चला है कि जेल में 4 मुकदमात पर ताले मौजूद नहीं थे। 4 मकामात पर ताले मौजूद नहीं थे और जुडिशल कॉम्प्लेक्स और बैरक की तरफ जाने वाली ढलान पर ताले नहीं होते। सेंट्रल जेल के मरकजी दरवाजे पर भी ताला नहीं होता। सिपाही मेन गेट से बाहर जाने वालों से पूछगछ नहीं करते। रोजाना 30 से 50 मजदूर जेल से बाहर जाते हैं। तफ्तीशी जराए का दावा है कि फरार होने वाले कैदियों को पता था कि 2 कोर्ट रूम्स बंद हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जीशान शाह ने ज्वाइन किया है। जीशान, ये तो चश्म कुशा इंकशाफात हैं और यहाँ तो हार्डकोर क्रिमिनल्स भी होते हैं। अगर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है तो कोई भी वाकया पेश आ सकता है। जी बिल्कुल, ये जेल हुकाम की जानिब से बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब सामने आया है। जितने भी तफ्तीशकार इस वक्त जेल में पहुंचे हैं तो उसके मुताबिक ये पता लगा, जो जराए ने हमें इस बात की कंफर्मेशन दी है कि 4 मकामात ऐसे थे जहां पे ताले होने चाहिए थे लेकिन वहां पर ताले मौजूद नहीं थे, जिसके अंदर एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स का गेट है, इसके अलावा एक जो रैंप का गेट है वो, और उसके साथ ही साथ जो मेन गेट है वहां पर भी ताला नस्ब नहीं था। जो मेन गेट के संतरी हैं उनका कहना है कि गेट से बाहर जाने वाले से पूछगछ नहीं की जाती, तमाम अंदर आने वाले से पूछगछ की जाती है। क्योंकि अंदर एक कंस्ट्रक्शन चल रही है तो रोजाना की बुनियाद पे 30 से 50 जो है मजदूर बाहर जाते हैं, इसलिए उनको पहचान भी नहीं सके। जो जराए के मुताबिक तफ्तीशकारों ने जो भागने वाले कैदी हैं उनके घर वालों तक रसाई हासिल कर ली है, घर वालों को शामिल तफ्तीश भी किया है और उनकी पॉइंटेशन पे 3 से 4 ऐसे मकामात है जहां पर छापे भी मारे गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान जो मुमताज है वो 34 कत्ल के मुकदमा में मुलव्वस है, जिसमें 30 जो है उसके अंदर जो टारगेटेड वो MQM के जो है कारकुनान थे जिसने उसको टारगेट किया है। इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ पुलिस एहलकार भी इसमें फरार मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, कार्रवाइयां की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया जीशान शाह, आपने अपडेट किया। और आपको ये भी बताएं कि कैदियों के फरार में जेल के अंदर और बाहर के लोग मुलव्विस हो सकते हैं, ये बताना है सूबाई वजीर जेल खानाजात का, जबकि जेल के 12 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि कैदियों के फरार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जेल महफूज एरिया है। ATC कोच का बहाना करके कैदी फरार हुए, ये सूबाई वजीर जेल खानाजात बताते हैं। कैदियों के फरार में जेल के अंदर और बाहर के लोग मुलव्वस हो सकते हैं। इस पर तहकीकात की जा रही है, इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं। सूबाई वजीर जेल खानाजात ज़िया उल हसन नंजार का ये बताना है। जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उनके साथ 12 अहलकार जो जेल के थे उनको सस्पेंशन के भी आर्डर्स किए और उनको गिरफ्तारी के भी आर्डर्स किए। उसके साथ साथ उनको ख़िलाफ़ जो भी FIR थी कंसर्न सेक्शंस में वो भी कटवाई हैं और 225A PPC के तहत उनके ऊपर एक FIR है। वहाँ काम हो रहा है, काफ़ी ठेकेदार वगैरह भी हैं, लेबर भी है वहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, वो भी वहाँ भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के भी वहाँ पर पिकेट था और उनमें से भी कोई पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व हो सकता है। जेल से कैदी कैसे फरार हुए और अब सिक्योरिटी का पोल भी खुल गया है। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब सामने आया है, बल्कि मुताद्दिद जगहों पर सिक्योरिटी लैब्स दिखाई देता है। फरार मुल्जिमान ने जज के चैम्बर में काफ़ी वक्त गुजारा। वो कैसे वक्त गुजार लिया, ये सवाल है। खतरनाक मुल्जिम शेख मोहम्मद मुमताज़ ने जज के चैम्बर से मुल्हिक बाथरूम में शेव किया। यह भी बड़ा सवाल, कैसे ये हो गया। चश्मकुशा इंकशाफात सामने आए हैं। बाथरूम में मुल्जिम के शेव का सामान और बाल मिले हैं। जेल के बुलंद दीवार जो है, मुल्जिमान का फरार उससे मुमकिन नहीं है, तो कैसे फरार हो गए। और जहां ताले लगे होने चाहिए थे वहां ताले क्यों नहीं लगे थे। जहां सिक्योरिटी अहलकार खड़े होते हैं, चेक किया जाता है, क्यों वहां सिक्योरिटी अहलकार लोगों को चेक नहीं कर रहे थे। आने जाने वाले लोगों को चेक क्यों नहीं किया जाता। जेल की सिक्योरिटी इतनी मजबूत और उसमें कोई भी इस तरीके का लैब्स अगर होगा तो फिर कोई बड़ा वाकया हो सकता है, खुदा न खास्ता। और क्यों इन लैब्स को छोड़ा गया, क्या जेल के अंदर के लोग मुलव्विस थे या नहीं थे, इस सिलसिले में जरूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि इस किस्म का वाकया आगे ना हो। इसको रोकने के लिए यह तहकीकात करना इंतहाई जरूरी है कि जेल के अंदर की सिक्योरिटी जहां पर लैब्स हैं उनको पुर किया जाए फौरी तौर पर। जो लोग इसमें मुलव्विस हो सकते हैं उनको फौरी तौर पर पकड़ा जाए और कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाए उनके खिलाफ। पहली तारीख पर जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांगा, दूसरी तारीख पर कहा कि वकील नहीं किया और अब तकरीर की कॉपी का बहाना। आप अदालत के साथ खेल खेल रहे हैं। तकरीर की कॉपी पहली समाअत पर क्यों नहीं मांगी। निहाल हाशमी आज खुद नोटिस केस में जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने अदालत की हिदायत पर तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट निहाल हाशमी के वकील को दे दिया। निहाल हाशमी के धमकी आमेज बयानात से मुतल्लिक केस की समाअत। निहाल हाशमी के वकील हशमत अबीब ने कहा, निहाल हाशमी ने तौहीन की, किसी जज का नाम लिया ना ही JIT का। अदालत जवाब चाहती है तो तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट फराहम किया जाए। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, आपकी तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ आपको नहीं पता। गूगल कर ले, मिल जाएगा। अजीब बात है कि आपके पास अपना दिया हुआ बयान भी नहीं। इस पर निहाल हाशमी के वकील बोले, हमें सब याद है जरा जरा। कंटेम्प्ट बनता है तो उन लोगों के खिलाफ बनता है जिन्होंने इसको रिपीट किया बार बार। इसमें तकरीबन तमाम चैनल्स की लिस्ट भी दी गई है जिनमें इस प्रोग्राम को रिपीट किया गया है, लेकिन इस पर माफ़ी मांगने की हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। जस्टिस एजाज अफजल ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा, ये गुज़िश्ता समाअत पर भी ट्रांसक्रिप्ट की फराहमी का कह सकते थे, अब बहाना लेकर आ गए हैं। ये अदालत के साथ खेल खेल रहे हैं। अगर ये अपना जवाब पेश करने के लिए मोहताज हैं तो हम क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा, पहली तारीख पर सोच समझ कर जवाब जमा कराने के लिए मौका दिया, दूसरी तारीख पर कहा वकील नहीं किया, वक्त दिया जाए। आज दरख्वास्त दी है, ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी नहीं, जवाब नहीं दे सकते। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को निहाल हाशमी की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट फराहम करने की हदायत की तो अटॉर्नी जनरल ने उसी वक्त ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी निहाल हाशमी के वकील के हवाले कर दी। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए निहाल हाशमी को जवाब दाखिल कराने का एक और मौका दे रहे हैं। केस की मजीद समाअत 23 जून को होगी। कैमरामैन नासिर मुगल, एजाज हैदर और साथी रिपोर्टर नौशीन यूसुफ के साथ कंबर जैदी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
आपको बताएं कि साबिक मुशीर वजीर आला सिंध नवाब लगारी की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर मुगवी किसी दहशतगर्दी में मुलव्विस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, अगर मुगवी क्लियर है तो गैर कानूनी हिरासत की बजाय रिहा किया जाए। यूनिफॉर्म वाले लोग हमारी कान और आंखें हैं, दयानतदारी से काम करें। अदालत में वजारत दाखिला की जानिब से जवाब में यह कहा गया कि नवाब लगारी उनके ज़ेर इंतजाम किसी इदारे के पास नहीं। डायरेक्टर लीगल वजारत दिफा का यह कहना है कि नवाब लगारी ISI के पास नहीं। इस बारे में मिलिट्री इंटेलिजेंस के जवाब का इंतजार है। वजारत दिफा के डायरेक्टर लीगल ने इस्तदा ये की कि MI का जवाब आने तक कोई ऑर्डर पास न किया जाए। अदालत ने MI और IB को जवाब दाखिल करने के लिए 12 जुलाई तक मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। ISPR का यह बताना है। डेरा गाजी खान में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पंजाब रेंजर्स ने ऑपरेशन किया है। यौम हजरत अली पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने वाले 2 दहशतगर्द मार दिए गए। एक और अहम खबर आपको दें, कराची के इलाके समनाबाद से भारतीय शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। SP गुलबर्ग बशीर ब्रोही के मुताबिक मुलजिम का नाम अब्दुल गनी है और वो 2005 में कराची आया। उसके वीजे की मुद्दत खत्म हो चुकी है। मुलजिम 2013 में गिरफ्तार हुआ, 28 दिन बाद जमानत पर रिहा हुआ। रिहाई के बाद मुलजिम ने रिहाइश तब्दील कर ली। मुलजिम को अदालत ने मफरूर करार दिया था।